इसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते बताते चले कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का गुट जो है, जिसमें नेता संजय राउत को सजा की खबर आ रही है सामने। संजय राउत को 15 दिनों की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मानहानि केस में संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा दी गई है, जिसमें उनके साथ साथ न सिर्फ 15 दिनों की जेल बल्कि 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। मानहानि केस में 15 दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा संजय राउत को, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, यानी डिफेमेशन का केस दर्ज कराया गया था, और इसमें अब फैसला आया है। एक तरह से आप मान सकते हैं 15 दिनों तक जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना संजय राउत पर। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का संजय राउत, जो कि जाने माने नेता, उनके ऊपर मानहानि केस में 15 दिनों तक जेल और 25,000 रुपए जुर्माना। और इस समय वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल के लगातार हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के अपर गलीली के रिहायशी इलाकों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट लॉन्च किए हैं, जिनमें से कुछ को एयर डिफेंस ने एंगेज किया है, लेकिन बाकी रिहायशी इलाकों में गिर गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी नहीं है। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर रिजर्व सैनिकों को एक्टिव कर रही है। एयर स्ट्राइक के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड अटैक की तैयारी में है। आईडीएफ ने नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर से अपने सैनिकों को पहले ही वार्निंग और एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से लेबनान में, खासकर दक्षिण लेबनान में कई सारे ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, जिसमें 4 से 92 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 30 से 35 बच्चे शामिल थे। 1000 के ज्यादा ऊपर जख्मी थे, और उसका सीधे अब रिटेलिएशन लेबनान की तरफ से किया जा रहा है इजराइल के ऊपर। लेबनान में मचा भयंकर खून खराबा अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है, दौर में जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान जंग में कूद सकता है। इजरायली सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब लेबनान में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनी हमले करने जा रहा है, यानी अगले 48 घंटे हिजबुल्लाह पर बहुत भारी हैं। देखिए रिपोर्ट। मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला, कादर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह का कहर। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी हिजबुल्लाह के उस भयंकर पलटवार से हैरान है, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसकर इजराइल की सबसे खूंखार, ताकतवर और शातिर खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हम आपको हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी इस खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि हिजबुल्लाह ने मुसाद के हेडक्वार्टर पर कहां हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के एक उपनगरीय इलाके में मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपनी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है। गजा युद्ध से लेकर अब तक ये पहली बार है कि इजराइल में मौजूद मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। हिजबुल्लाह अभी ये नहीं बता पाया कि क्या उसकी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मुसाद हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है या नहीं।
वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने डंके की चोट पर दावा किया है कि मोसाद हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह की कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से मिसाइल दागी गई है, हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्चर को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया है। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מהלפיתה של חיזבאללה. बेरूत में खूनी गदर, मार दिया हज अबू मूसा। पिछले 4 से 5 दिनों में इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इधर खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल को खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कहां छिपा हुआ है, और अब इजरायली सेना ने लेबनान में हर उस ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के घातक हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स की टारगेट किलिंग कर रही है जो इजराइल पर डायरेक्ट रॉकेट और मिसाइल हमलों में शामिल हैं। इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को जबरदस्त हमले में मार गिराया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हज अबू मूसा को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी समेत हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक बेरूत के गुबैरी इलाके में हुआ है। दावे के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल की जगह लेने वाला था, जो लगभग 4 दिन पहले ही मारा गया था। इब्राहिम कबीसी हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का इंचार्ज था। מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן מדויק קומה במבנה בה הוא היה עם מפקדים נוספים ממערך הטילים של חיזבאללה. לפחות 2 מהם חוסלו ואנחנו עדיין עומדים את תוצאות התקיפה. קביסי היה מוקד ידע מרכזי להפעלת טילים, לרבות טילים מדויקים. הוא היה אחראי לשורה של פיגועים לשטח מדינת ישראל. ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ऑल आउट हिजबुल्लाह। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी का साफ कहना है कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह का सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजरायली हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गजा जैसे होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो गया है। इधर हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहा है। को दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं। जोधपुर दौरा है उनका। हरियाणा में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। आप अभी हाल ही में ब्राजील दौरा करके आए, क्या कुछ परिस्थितियां देश से? देखिए, G20 की अध्यक्षता जब पिछले वर्ष भारत के पास में थी, तब भारत ने टूरिज्म सेक्टर के लिए गोवा में टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूरिज्म का सातत्य बना रहे, उसको लेकर के पर्यावरण अनुकूल टूरिज्म किस तरह से हो, इसको लेकर के पूरे विश्व के सामने एक दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के अनुरूप रखी थी। अभी क्योंकि ब्राजील के पास अध्यक्षता और ब्राजील में टूरिज्म मिनिस्टर्स की समिट थी, और उस मिनिस्टर लेवल समिट में भारत के द्वारा रखे गए विषय, प्रारंभ किए गए विषय सस्टेनेबिलिटी और इको टूरिज्म को और आगे बढ़ाने के लिए G20 देशों ने और उस बैठक में उपस्थित लगभग 22 और अन्य देश और वैश्विक संगठनों के सभी नेतृत्वकर्ताओं ने एक राय, एक सहमति होकर के इस विषय को और आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। भाई साहब, जिस तरह संजीवनी और मामले में आपको क्लीन चिट मिल गई है, पीड़ित अभी भी इंतजार कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे भी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो क्या लिक्विडेटर का प्रोसेस अपना के उनके लिए कोई राहत देने का काम होगा? देखिए, निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया चालू है। भारत सरकार का जो व्यवस्था है, जो लोकसभा का बनाया गया कानून है, उस कानून के अनुरूप ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोकसभा ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट बनाया था।
2019 में जब ये एक्ट पारित हुआ था उसके बाद में इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि इस तरह के केसेस में जो है जांच का अधिकार सीबीआई को दिया गया था और साथ में ये व्यवस्था की गई थी कि जांच के दौरान ही आरोपी या आरोपियों से संपत्ति जब्त करके और निवेशकर्ताओं को लौटाई जाने की व्यवस्था हो। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जब निवेशक इस विषय को लेकर के कि इस सारी व्यवस्था की जांच, क्योंकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रकरणों में मध्य प्रदेश ने भी अपने प्रकरणों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, गुजरात ने भी सौंप दी थी, लेकिन राजस्थान की सरकार केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि उनको मुझे फंसाने का शिकंजा जो है उनके पास में रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में बड़े वकीलों की फौज खड़ा करके भी कानून का जो है वो यहाँ पे अनुपालना न हो उसको रोकने की कोशिश की थी। अब क्योंकि बात उस विषय न्यायालय में लंबित है, एक बार न्यायालय से निर्देश होने के बाद में, आदेश होने के बाद में इन प्रकरणों का बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत इस पर विवेचना हो सकेगी और वो जिस दिन प्रारंभ होगी उस दिन निश्चित रूप से निवेशकों का पैसा शीघ्रता के साथ में मिले, ये मार्ग सुनिश्चित होगा। मैं पूरे प्राण की ऊर्जा से निवेशकों का डूबा हुआ पैसा उनको मिल सके, इसलिए उनके साथ में खड़े रहकर के काम करने के लिए पहले भी मैं संकल्पबद्ध था और अभी भी। सर, फोन टैपिंग मामले में जिस तरह से राज्य सरकार ने याचिका वापस लेगी सुप्रीम कोर्ट से, क्या केंद्र की एजेंसी इसमें जांच करेगी सर? जिस तरह से याचिका क्या थी? एसओजी जो ऐसा नहीं है, याचिका ये थी कि जो मैंने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, राजस्थान सरकार ने एप्लीकेशन लगाई थी कि दिल्ली पुलिस के बजाय इसकी जांच राजस्थान की पुलिस को करना चाहिए, और जी वो उस जो है एप्लीकेशन को वापस विड्रॉ किया है। कल दिल्ली पुलिस जांच की, कल वर्ल्ड टूरिज्म डे है, देखिए कल विश्व पर्यटन दिवस है और पूरे विश्व भर में जिस तरह से पर्यटन की अपार संभावनाएं, अभी G20 के देशों ने भी अपनी मीटिंग में जिस तरह से इस बात का कमिटमेंट दिया है कि पूरे दुनिया के टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म बनाते हुए आने वाले समय में टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमीज किस तरह से डेवलप हों, और भारत क्योंकि ऐसा देश है जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है और एक महत्वपूर्ण दुनिया का डेस्टिनेशन भी है। ये जो दोहरी संभावनाएं भारत के पास में है, इनका लाभ उठाते हुए भारत की इकोनॉमी में जो टूरिज्म का अभी स्टेक लगभग 6% से कुछ अधिक है, इसको आने वाले 5 साल में हम 10% तक किस तरह से पहुंचा सकें, इस कमिटमेंट के साथ में हम काम करेंगे। टूरिज्म केवल एक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय का विषय नहीं होता, क्योंकि टूरिस्ट के आवागमन की सुविधा से लेकर के कम्युनिकेशन इन सब के विषय पर जिस तरह से सरकार ने काम किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जिस तरह से रोड नेटवर्क सुधरा है, हमारे नए एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने, जिस तरह से एविएशन सेक्टर में एक क्रांति आई है, 75 की जगह आज 150 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं, रेलवे में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, नए रेलवे। तो आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने संजीवनी महाघोटाले में क्लीन चिट मिली और उसको लेकर क्या कुछ बोल रहे थे। चलिए, वहीं हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वो दूतावास के संपर्क में रहे। दुनिया के कई देश ने लेबनान को लेकर एडवाइजरी जारी की है और इस बीच में भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है जो भी लोग लेबनान में हैं वो नागरिक दूतावास के संपर्क में रहें, क्योंकि लगातार लेबनान के हालात आप देख सकते हैं बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों जैसे नजर आया 2006 के बाद से लेबनान इतनी बुरी हालातों से गुजरा। इजराइल का लगातार वो हमला लेबनान के ऊपर, वो तमाम देशों के जो नागरिक वहां पे रह रहे हैं उनको जरूर चिंता सता रही है। और वहीं भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे, जहां ईडी की जांच से यह पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच चुके हैं। इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है और इसी सिलसिले में ईडी ने 3 चीनी नागरिकों के 25 करोड़ रुपए के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए हैं। बड़ी खबर, चीन की साजिश का पर्दाफाश किया गया। भारत के खिलाफ चीन की साजिश का ईडी ने किया पर्दाफाश।
ऑनलाइन गेमिंग ऐप के अकाउंट को ईडी ने फ्रीज किया है। 3 चीनी नागरिकों के 25 करोड़ रुपए के क्रिप्टो अकाउंट को ईडी के द्वारा फ्रीज किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को खराब गड़बड़ाने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडरों को नेम प्लेट लगाने वाले फैसले पर कांग्रेस के भीतर सियासी बवाल मच गया है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य के इस फैसले का असर ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है और इस नाराजगी का असर ये हो रहा है कि मंत्री विक्रमादित्य को जहां सफाई के लिए आना पड़ा, वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस मामले पर एक्शन में आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार, अगर है दुकान तो जरूरी है पहचान। नेम प्लेट पर सवाल, हिमाचल में सियासी उबाल। क्या हिमाचल सरकार को भी योगी मॉडल पसंद आ गया है? क्या दुकान और उसकी पहचान वाले स्क्रिप्ट जो यूपी सरकार में लिखी गई वो हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य को भी रास आ गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों की पहचान के लिए जो नेम प्लेट वाला फैसला लिया गया, उस पर कांग्रेस के भीतर ही विरोध के सुर मुखर हो उठे। आलम यह हो गया कि अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नेम प्लेट वाले फैसले पर सरकार का पक्ष क्लियर करना पड़ा। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है, एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स which is abided by the constitution and in this particular case by the Municipal Corporation Act। मगर निश्चित तौर से क्योंकि चुनी हुई सरकार है, इसलिए प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना और प्रदेश में सुरक्षा को बनाए रखना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो भी बाहर से आ रहा है वो भी प्रदेश के अंदर आए, मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है, उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। अब इस फैसले के पीछे उठे सियासी बवाल की क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल मंगलवार को शिमला में शहरी विकास मंत्रालय के साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में तहबाजारी को लेकर अहम फैसले लिए गए थे। इन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी था कि ढाबा, होटल और रेहड़ी वाले अपना पहचान पत्र लगाएंगे। इसी पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ खबर लगी थी। पोस्ट में कहा गया था कि स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की तरफ से आईडी जारी की जाएगी और सभी को अपनी आईडी और पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन विरोध के सुर मुखर होने के बाद पोस्ट को एडिट कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ की फोटो को हटा दिया गया। लेकिन तब तक ये खबर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। सवाल यही उठाए गए कि क्या योगी सरकार से प्रभावित होकर फैसला लिया गया, क्योंकि मंगलवार को ही योगी सरकार ने भी होटल, ढाबों और दुकानों पर साफ सफाई और वेरिफिकेशन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। यही वजह रही कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला इस मामले को सुलझाने में जुट गए हैं। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले, पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे ही फैसले का राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने विरोध किया था। अब देखिए, जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था
रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, एडिबल आइटम्स बेचने वाले लोगों के विषय में कि आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, नेम बोर्ड लगाना पड़ेगा, कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एक्सेट्रा। उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी और आज वो हिमाचल की सरकार ने कहा कि इसको हम लागू करेंगे। बहुत अच्छा कदम है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, पब्लिक के इंटरेस्ट का है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की। हाल ही में शिमला के संजौली में कांग्रेस को मस्जिद विवाद की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है और अब नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ जैसी स्थिति है। यही वजह है कि कांग्रेस को डबल गेम वाली राजनीति के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। उधर संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में एक बार फिर से चिंगारी सुलग गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद जाकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और संजौली पहुंच गए हैं। हिंदू संगठनों ने संजौली थाने में शिकायत सौंपी है। वहीं इसको लेकर देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से लोग आकर हिमाचल का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मस्जिद में एक व्यक्ति आकर नमाज पढ़ता है और हिंदुओं की भावना को भड़काने के बयान दे रहा है, जो बर्दाश्त मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में आज ये FIR का चरण शुरू हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह में FIR होगी और इस जो जुमाई या सरकार का जुमाई कोई भी व्यक्ति आया था, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और प्रदेश पुलिस के ऊपर मुझे इतना गर्व है कि वो अपना काम बिना किसी दबाव से बेहतर तरीके से करेगी और उसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने AIMIM के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस अवैध मस्जिद को पुलिस प्रशासन द्वारा सील किया गया, वहां का वीडियो बनाकर AIMIM नेता ने शिमला में कायम हो रही शांति को भंग करने की कोशिश की है। हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो ओवैसी जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता दिल्ली से आकर के उस मस्जिद में, जबकि मस्जिद सील्ड है इस वक्त, उसमें प्रवेश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। वीडियोग्राफी करने के बाद वहां सामने एक मकान को इस प्रकार से इंगित करते हैं कि ये मकान तो इस मकान से, इस मस्जिद के भवन से भी ऊंचा है और इसको भी गिराना चाहिए। अब उनको क्या मालूम है कि मस्जिद जो है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनी है, वो अवैध निर्माण है। और जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं, उसकी वाकायदा परमिशंस जो है नॉर्म्स के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो है लेने के बाद वो भवन बने हैं। ऐसी टिप्पणी करने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि वो हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच रुक करते हैं बाड़मेर से मिल रही बड़ी खबर की तरफ, जहां जिला कलेक्टर ने निजी अस्पताल का निरीक्षण किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है जिला कलेक्टर की तरफ से। सरकारी डॉक्टर की सेवा देने की सूचना यहां पर मिली थी और उसके बाद से इस प्राइवेट हॉस्पिटल में सीधे DM की तरफ से यानी कि कलेक्टर की तरफ से निरीक्षण किया गया। सूचना के बाद से जिला कलेक्टर निजी चिकित्सालय पहुंची। अचानक जिला कलेक्टर निजी हॉस्पिटल पहुंचने से हड़कंप मच गया। सीधे खबर बाड़मेर से आपको टीना डाबी नजर आ रही हैं। प्रेमदान हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, निजी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर्स के सेवा देने की खबर है, क्या कुछ DM के द्वारा एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला कलेक्टर के पास इस तरीके की गोपनीय शिकायत थी। उसी गोपनीय शिकायत के तहत कलेक्टर जो निजी हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर उन्होंने वार्डों का निरीक्षण भी किया और वहां देखा कि क्या कोई सरकारी डॉक्टर तो नहीं है। हालांकि उस समय नहीं मिला, कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद में जो जिला कलेक्टर है वो तुरंत हॉस्पिटल भी पहुंची है। हॉस्पिटल के बाहर जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे थे उनको भी डांट फटकार लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम